नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री के न्यू बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 12 तक की क्लासेस कराई जाएंगी, एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री का न्यू सिलेबस आया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस करवाई जाएंगी एंड पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आएंगे और उस निचोड़ के माध्यम से हम हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें, हमने एनसीईआरटी का एक नया बैच स्टार्ट किया जिसमें क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, इन 5 सब्जेक्टों को कवर करने का जिम्मा उठाया है। हमारे दृढ़ संकल्प चैनल पर हम एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस की क्लासेस करवा रहे हैं एंड हमने हमारे सेकेंड चैनल दृढ़ संकल्प 2.0 पर यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कंप्लीट करवाने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये नया बैच लाया गया है, इसमें हम न्यू एनसीईआरटी को टारगेट करें जो आपकी 2023 में नई लॉन्च की गई है। 2023 में जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस आया उसमें काफी सारी चीजों को कम किया गया, कुछ चैप्टर को मर्ज कर दिया गया और कई सारे परिवर्तन किए गए जिनके ऊपर हम वीडियो बनाकर आपको पहले ही बता चुके हैं। अब ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको केवल और केवल वो जानकारी मिले जो आपके लिए मददगार है। अब क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री की बात करें तो पहले आपको इसमें 11 चैप्टर देखने को मिलते थे, लेकिन अब इसमें आपको केवल 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। इस चैप्टर में हमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो हमारे आरंभिक समाज था, आरंभिक मानव थे, आरंभिक इतिहास जब हम देखते हैं तो प्राचीन काल में आरंभिक मानव किस प्रकार से रहता था, क्या क्या करते थे, कहां रहते थे, कब थे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल के बारे में इसमें बहुत सारी जानकारियां शॉर्ट में दी गई है चैप्टर 1 में। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसमें जानकारी दी गई कि प्राचीन काल में किस प्रकार से जो मानव थे वो भोजन का संग्रह करते थे, भोजन वगैरह खाया करते, किस प्रकार से इन्होंने जानवरों को पालना सीखा, किस प्रकार से इन्होंने फसल को उगाना सीखा, गेहूं कैसे उगाए गए, चावल कैसे उगाए गए, जौ की खेती कैसे स्टार्ट की गई, लोगों ने बसना एक जगह पर कैसे आरंभ किया और भी कई सारी चीजें इसमें दी गई। चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है। चैप्टर नंबर 4 है आपका क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राचीन काल में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, जो पुस्तकें लिखी गई वो कैसे लिखी गई। जैसे कि आपको ऋग्वेद मिलता है, आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, इसी टाइम पीरियड में। ऐसी कई सारी वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में इस चैप्टर में आपको जानकारी मिलेगी और भी कई सारे टॉपिक हैं। राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य, यह आपका चैप्टर नंबर 5। इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्राचीन काल में राज्यों की स्थापना की गई। पहले समाज होते थे, गांव बसे, गांव में कबीले बसे, ठीक है, गांव बसे, कबीले अलग बसे, गांव अलग बसे, इनके सरदार हुए, कबीलों के सरदार किस प्रकार से पूरे समूह का, पूरे गांव का सरदार बना, फिर कैसे जो तो उसने अपने आप को राजा बनाया, पूरी की पूरी यहाँ पर हिस्ट्री दी गई है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6 में नए प्रश्न, नए विचार, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। चैप्टर नंबर 7 राज्य से साम्राज्य, इसमें दिया गया है कि किस प्रकार से जैसे राज्यों का निर्माण किया गया था, राज्य से साम्राज्य कैसे बने। राज्य छोटे इलाके में होते थे, साम्राज्य बहुत बड़े इलाके में होते, तो साम्राज्य का निर्माण कैसे राजाओं ने किया। इसके बाद में गांव, शहर और व्यापारी। देखो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो था, इन दोनों को मर्ज करके चैप्टर नंबर 8 बनाया गया और चैप्टर नंबर 9 को हटा दिया गया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 में अब आपको गांव, शहर और व्यापार, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। हम बेसिकली कह सकते हैं कि गांव किस प्रकार के थे, गांव में किस प्रकार की एक्टिविटीज हुआ करती थी, शहर किस प्रकार के थे, शहर में कैसी एक्टिविटीज हुआ करती थी, शहर के लोग क्या करते थे, गांव के लोग क्या करते थे, एंड व्यापार किस प्रकार से हुआ करता था, ये हमको देखने को मिलेगा प्राचीन काल में, ठीक है। नए साम्राज्य और राज्य, इसमें हम देखें कि किस प्रकार से प्राचीन काल में नए नए साम्राज्यों का उदय हुआ, कौन कौन नए नए राजा बने एंड किस प्रकार से राज्य आगे बढ़ा, ठीक है। इसके बाद में इमारतें, चित्र और तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें, इसमें अगर आप देखोगे तो प्राचीन काल की बहुत सारी इमारतें आपको देखने को मिलती हैं जो आज भी हम आप सभी लोगों के लिए एक सोचने का विषय बनी हुई है कि इनको कैसे बनाया गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हो हमारे यहाँ पर एक महादेव का मंदिर जिसे पहाड़ को ऊपर से नीचे काटते हुए बनाया गया, प्राचीन काल में बनाया गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक आपको मंदिर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है, लगभग उसको बनाने के लिए 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई गई थी और भी ऐसे कई सारे मंदिर जिनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंदिरों के अलावा विहारों के बारे में
चर्चा मिलेगी, बौद्ध धर्म के जो स्तूप होते हैं उनके बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। बेसिकली क्लास 6 की संपूर्ण एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत का इतिहास देखने को मिलने वाला है। आरंभिक मानव से लेकर के साम्राज्य के स्थापना तक का इतिहास आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक नॉलेज के साथ में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हर टॉपिक के बारे में यहां पर दी गई है। चलिए ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले कि चैप्टर नंबर 1 आज का हम स्टार्ट करें, एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको दिए दे रहे। देखो, हम एनसीईआरटी की जब क्लासेस लेते हैं तो पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आते हैं, ठीक है। जैसे कि आज का चैप्टर हमारा है आरंभिक समाज क्या, कब, कहां और कैसे। तो हमने पूरे चैप्टर के नोट्स बना लिए हैं और उन नोट्स के माध्यम से हम पूरे बेसिक के साथ में, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में पूरे चैप्टर को विस्तार से समझाएंगे। अब हमारे जो नोट्स बनाए जाते हैं इनका उद्देश्य क्या रहता है, एक बार इसको समझ लो। हमारा एनसीईआरटी की जो पुस्तक है इसको आसान और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा एनसीईआरटी के नोट्स तैयार किए गए हैं। दृढ़ संकल्प हमारा ही चैनल है और हमने ही सारे के सारे नोट्स तैयार किए हैं। इसमें हमने एनसीईआरटी की जो न्यू सीरीज आई है उसको कवर किया है, जो कि 2023-24 की है। नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे नोट्स तैयार किए हैं। अब अगर आप इन नोट्स में देखोगे तो हमारी ये नोट्स सिविल सेवा के लिए, जो कि यूपीएससी की तैयारी करते, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका शिक्षक भर्ती हो गया या फिर अन्य किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स जो हैं बनाए गए हैं। और हमारा उम्मीद हम यही करते हैं कि भाई आप लोगों का जो रिव्यू है वो अच्छा रहेगा। इससे पहले हमने जो नोट्स बनाए थे उनका एक भी निगेटिव रिव्यू नहीं गया और वो नोट्स बहुत सारे लोगों ने परचेस किए, सभी लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए, उनसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। एंड ये हमारे थर्ड नोट्स हैं, जो कि तीसरी सीरीज के हमने नोट्स बनाए हैं। ये सबसे बेटर नोट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहते हैं, हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमने हमारी हर पीडीएफ की लिंक दे दी है, ठीक है। उस लिंक के माध्यम से आप जाकर के डायरेक्टली नोट्स को परचेज भी कर सकते हो। और हाँ, याद रखना, हमारे जो नोट्स हैं इन नोट्स को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, इसके लिए हमने हर नोट्स का वीडियो हमारे दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प 2.0 यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। सभी नोट्स की क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं। इसके पीछे का कारण केवल एक ही है कि नोट्स में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसका वीडियो हमारे चैनल पर देख करके अपने कॉन्सेप्ट को, अपने टॉपिक को क्लियर कर सकें, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक टॉपिक को बिल्कुल गहराई से समझाने के साथ ही साथ उसको विस्तार से हम बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, टॉप लेवल तक जाते हैं, ठीक है। जड़ पकड़ते हैं और ऊपर पेड़ की चोटी, दोनों को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। दोनों ही चैनल, दृढ़ संकल्प की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और दृढ़ संकल्प 2.0 पर हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई। आज से डेली 2 क्लासेस आएंगी, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 4 बजे, ठीक है। तो दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। अदरवाइज दृढ़ संकल्प ऑफिशियल सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड दृढ़ संकल्प ऑफिशियल ग्रुप सर्च करके आप हमारे दृढ़ संकल्प के ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप पर डिस्कशन वगैरह होता है। एंड जो हमारा दृढ़ संकल्प ऑफिशियल ये चैनल है, यहाँ पर हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। कई सारे नोट्स के पीडीएफ हमने प्रोवाइड किए हैं और बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जो भी आपके मन में प्रश्न आता है, नोट्स से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी है, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अब चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक पर अपने आ जाते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहां और कैसे। देखो इसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे एंड प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो क्लास 6 से 12 तक की हमारी कंप्लीट सीरीज चलेगी उसकी। एंड जिनको नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। नंबर हम यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं 857788 और 5934, ठीक है। नंबर ये हमारा है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। हम अब आपसे बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं करेंगे। पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद में एंड में जाकर के कोई और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहां और कैसे। इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक मिलता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत, यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, अतीत का अर्थ होता है हमारा बीता हुआ कल, यानी कि हमारा इतिहास, ठीक है। अब यहां पर चूंकि अतीत शब्द का इस्तेमाल किया गया और हमारी किताब को अगर आप देखो, किताब का नाम है हमारे अतीत। क्या नाम है हमारी किताब का? हमारे अतीत, ठीक है। सॉरी, हमारा अतीत, ठीक है, हमारे नहीं, हमारा अतीत, ठीक है। हमारा अतीत बन है हमारी किताब का नाम। अब चूंकि यहां पर हमारा शब्द का इस्तेमाल किया गया है,
ठीक है, हमारा, तो हमारा शब्द जो होता है यह है बहुवचन, ठीक है, और साथ में लगाया गया अतीत, यानी कि यहां पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज के अतीत के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा, यहां पर बहुत सारे लोगों के अतीत के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे कि राजाओं के अतीत के बारे में कि भाई हमारे जो बीता हुआ कल है उसमें जो राजा थे उनका कैसा इतिहास रहा है। दूसरी चीज पर आते हैं, जो आम जनता थी उसके अतीत की बात करेंगे, या फिर जो भोजन है, भोजन किस प्रकार से पहले खाया जाता था, कौन कौन से भोजन थे उसके अतीत की बात करेंगे, समाज के अतीत की बात करेंगे। यानी कि हमारे भारत में प्राचीन काल में जितनी भी चीजें थी हर चीज के इतिहास की बात की गई है यहां पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाई हम हमारे अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है, बीते हुए कल के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम लोगों की जीवनचर्या को जान सकते हैं। जीवनचर्या से यहां पर तात्पर्य यह है कि लोग क्या खाया करते थे या फिर क्या खाते थे। खाने से अर्थ यह है कि उस समय पर जो भी आरंभिक मानव थे, आरंभिक मानवों में अगर आप उस टाइम पर देखोगे तो उन लोगों के पास में रोजगार वगैरह तो छोड़ ही दो, घर तक नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आरंभिक मानव का अर्थ है आदि मानव, ठीक है, आदि मानव उनको हम कहते हैं। तो आदि मानव जो थे वो क्या खाया करते थे हम ये जान सकते हैं। आदि मानव से लेकर के प्राचीन काल का हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन रहा है कि भाई जब वो शिकार करके खाया करते थे, मछली वगैरह पकड़ के खाया करते थे, तब से लेकर के और तब तक जब तक साम्राज्य का विकास हुआ, ठीक है, उस समय तक लोग क्या क्या खाया करते थे, कैसे कैसे समय में परिवर्तन हुआ हम ये जान सकते हैं। इसके अलावा ये लोग कहाँ रहा करते थे, कहाँ पर रहना शुरू किया, एंड जो अब हमारे प्राचीन भारत का इतिहास देखोगे समापन की ओर आता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है, वहां तक इन्होंने किस प्रकार से विकास किया, किस प्रकार से जो गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे, उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए हम ये जान सकते हैं। कैसे कपड़े पहनते थे, अगर आप हड़प्पा सभ्यता का इतिहास देखोगे तो वो प्राचीन काल में ही आता है और उसमें आपको कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं, और वो भी देखने को मिलता है कि भाई कपास की खेती उस टाइम पर की जाती थी, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा किस तरह के घरों में रहते थे हम। आखेटकों, आखेटक का अर्थ होता है शिकारी, तो हम आखेटकों, शासकों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिकारियों, शिल्पकारों, वैज्ञानिकों, संगीतकारों और कलाकारों के जीवन के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो अगर हम जानना चाहते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम इतने सारे लोगों की जीवनचर्या को जान सकते हैं कि भाई शासक किस प्रकार से रहते थे, शासक किस प्रकार के थे, पशुपालकों ने पशुओं को पालना कैसे शुरू किया था, सबसे पहले पशुओं को कैसे पाला, एंड उन्होंने इस चीज का विकास कैसे किया, किस प्रकार से बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने पशुओं को पाला, कैसे पूरा समाज पशुओं को पालने लगा, खेती कैसे करनी इन्होंने आरंभ की एंड कैसे इसका विकास किया, व्यापारियों ने व्यापार करना कैसे आरंभ किया। स्टार्टिंग में वस्तु विनिमय हुआ करते थे, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, हमारे खेत में गेहूं हुआ, आपके खेत में चावल हुआ, तो हम आपको गेहूं दे रहे हैं, आप हमको चावल दे दो, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय से व्यापारी की स्थितियां कैसे पैदा हुई। इसके अलावा पुरोहित किस प्रकार से थे, पुरोहित कैसे बने। शिल्पकार जो थे, शिल्पकार वो होते हैं जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बर्तन बनाने वाला कुम्हार एक प्रकार का शिल्पकार है, आपके यहाँ पर बुनाई करने वाला वो भी एक शिल्पकार है, या फिर आपके घर का दरवाजे बनाने वाला वो भी एक प्रकार का शिल्पकार है। तो शिल्पकारों के बारे में जानकारी कर सकते हैं, वैज्ञानिकों के बारे में, इन सभी के जीवन के बारे में हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि लोग पहले कौन से नाटक देखा करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, बच्चे कौन से खिलौने खेला करते थे, या फिर कौन से गीत गाया करते थे। अब आप कहोगे कि भैया कौन सी कहानियां सुना करते थे, ये हम कैसे जान सकते हैं, इसके हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका स्रोत जो है वो मिलता है दंत कथाओं से। दंत कथा का अर्थ यहां पर यह है कि आप सभी लोगों ने बचपन में अपनी दादी बाबा से कहानियां सुनी होंगी, अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि जब से मोबाइल आ गए तब से दादी बाबा के पास में बच्चों ने बैठना ही बंद कर दिया है। हाँ, अगर आपने समय अपनी दादी बाबा के पास में शाम को बिताया करते थे, मैंने बिताया है और मुझे कहानियां भी बहुत सारी सुनने को मिली हैं। मेरे नाना जी, मेरी दादी, मेरे बाबा मुझे कहानियां सुनाया करते थे। जब हम रात को शाम को उनके पास में लेटते थे, बैठते थे, तो वो कहानियां सुनाया करते थे। मेरी माँ ने स्पेशली मुझे श्री राम भगवान की पूरी कहानी सुनाई थी। तो जो दंत, ये जो कहानियों का स्रोत मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं कि भाई आपकी दादी ने आपको सुनाया, अब आप अपनी संतान को कहानियां सुनाएंगे, आपकी संतान जो होगी वो उनकी संतान को कहानी
कहानी सुनाएगी। तो ऐसे दंत कथाओं के माध्यम से एक व्यक्ति मौखिक रूप से इनका क्या है कि ये कथाएं आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, तो कौन सी कहानियां सुने करते थे ये भी हम जान सकते, और आगे चल करके उनको पुस्तकों में लिखा भी गया। बच्चे कौन से खिलौने खेला करते थे, वो खिलौने जो होते हैं अगर वो मिट्टी के बने होते तो वो नष्ट नहीं होते थे। इसके अलावा उन खिलौनों का जो अगर आप देखोगे तो कहानियों भी कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है, तो हम इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि हम लोगों के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में लोग कहाँ पर रहते कहाँ पर थे। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि कई लाख वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें, जब मानव सभ्यता का शुभारंभ हुआ था, ठीक है, जब आदि मानव का समाज था, तब लोग नदियों, तालाबों इत्यादि के पास में रहते थे। अब प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि भाई नदियों और तालाबों के पास में क्यों रहते थे। तो इसके पीछे का कारण मिलता है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को शिकार करने के लिए जानवर और प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि फल हो गया, सब्जी है, जड़ है, पानी है इत्यादि आसानी से प्राप्त हो जाती थी। देखो, जीवन के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हवा हर जगह पर मौजूद है, तो हवा तो इंपॉर्टेंट है ही है, हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते और मर जाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो है पानी। क्या है? पानी। ठीक है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। और तीसरी चीज निकल के आती है भोजन। ठीक है, हवा, पानी, भोजन, तीन चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। तो ये जो उस समय के कई लाख वर्ष पूर्व जो मानव था वो कहां पर रहता था? नदियों के किनारे, क्योंकि नदी के पास में शिकार करने जब जानवर पानी पीने के लिए आते थे तो ये उनका शिकार कर लेते थे। क्योंकि नदी में जल था तो जल की सहायता से वहां पर आसपास पेड़ पौधे उग जाते थे और उनमें फल भी आते थे, तो प्राकृतिक चीजें इनको आसानी से प्राप्त हो जाती थी, जिसमें फल, सब्जी, जड़ इत्यादि चीज़ें शामिल थी। अब इन लोगों के जब धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा, ठीक है, कई लाख वर्ष पूर्व तो ये ऐसे रहते, लेकिन जब इन्होंने थोड़ा सा विकास किया तो इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी हुए, ठीक है, भी थे, जो कि आसपास के विशाल संपदा से परिचित थे और अपने समुदाय के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। यहाँ पर शब्द कहने का अर्थ ये है कि जब मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ संपदाओं का विकास होने लगा। संपदा का अर्थ यहाँ पर यह कि भाई मानवों ने धीरे धीरे गाँव बसाने शुरू कर दिए, ठीक है, गाँव में खेती वगैरह करने लगे, जानवरों को पालने लगे। अब जो लोग जंगल में रहते थे वो क्या करते थे, इस जो गाँव में रहने वाले लोग थे इनके साथ में संपर्क बना करके रखते थे, ठीक है, और गांव में रहने वाले लोगों से जंगल में जो उत्पाद होता था इससे आदान प्रदान कर लेते थे। इसके अलावा ये जो संग्राहक थे, ठीक है, ये क्या करते थे, अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। अब उस संग्रह करने के लिए कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए ये अपनी पूरी की पूरी खासी ट्रेनिंग लेते थे, ठीक है, अपने माँ बाप के साथ में पहले जाते थे, फिर धीरे धीरे इनको क्या है हर चीज़ का अनुभव हो जाता था, तो ये आगे बढ़ करके पूरा अपना काम खुद से ही करने लगते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है जो ये कई लाख वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो लोग नदियों और तालाबों के पास में रहते थे। फिर जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा तो ये लोग रहने तो नदी और तालाब के पास ही रहते रहे, लेकिन साथ ही साथ इनमें कुछ कुशल संग्राहक हुए जिन्होंने विशाल संपदाओं के साथ में अपना परिचय बनाया, ठीक है, जिन संपदाओं का विकास हुआ था और वहां से भोजन का संग्रह करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं व जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजाना आरंभ कर दिया था। देखो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। हम जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि हमारे जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें आप देखते हैं सबसे पहले जो मिलेगा आपको वो मिलेगा महापाषाण काल, फिर मिलता है आपको मध्य पाषाण काल, फिर आपको मिलता है नवपाषाण काल, ठीक है। और पूरे प्राचीन काल को अगर आप देखो तो पूरे प्राचीन काल में जो नवपाषाण काल का टाइम मिलता है, इस समय पर आते आते क्या हुआ था कि इन मतलब गेहूं जौ ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा था। अब आगे बढ़ते मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 2 में ही डिस्कस करेंगे। तो आज से लगभग 8000 साल पहले सबसे पहले जब यहां पर मनुष्य शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो याद रखना स्त्री व पुरुष दोनों लोगों ने मिलकर के गेहूं व जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजाना आरंभ कर दिया था। उपजाना यानी कि उगाना आरंभ कर दिया था। अच्छा, इसके पीछे का अगर आप पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखने को मिलता है ये जो गेहूं जौ थे सबसे पहले प्राकृतिक रूप से उगना शुरू हो गए थे। जब प्राकृतिक रूप से उगे तो इनको मानवों ने देखा, देखने के बाद
बाद में इनको बटोरने के बाद में इनकी जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद में इनको बोना शुरू कर दिया और बोने के बाद में धीरे धीरे इनकी फसल करनी इन्होंने शुरू कर दी। दो स्थानों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, एक तो सुलेमान है, दूसरा मिलता है किरथर। तो अगर हम भारत के नक्शे में देखें कि भाई सुलेमान और किरथर का इलाका कौन सा था, तो ये वाला, ये जो आपको पहाड़ी देखने को मिल रही है, जो लाइन देखने को मिल रही है, ये पहाड़ी इलाका है। इसमें ये वाला जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये किरथर वाला इलाका है और ये इलाका आपको सुलेमान वाला देखने को मिल रहा है। बेसिकली इस पूरे के पूरे इलाके में यहीं पर, ठीक है, सबसे पहले मनुष्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल है, इन्होंने गेहूं और जौ की खेती करनी शुरू कर दी थी आज से लगभग 8000 साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने साथ ही साथ गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे। एक चीज यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पाला था, ठीक है, जो कि जंगली कुत्तों के वंशज थे, ठीक है, जंगली कुत्ते थे एक प्रकार के। तो ये इन्होंने सबसे पहले कुत्तों को पाला था, फिर इन्होंने धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय इन सभी को पालना शुरू कर दिया। और याद रखना, ये लोग गाँव में रहते थे। गाँव का अर्थ ये, जब इन्होंने फसल को उगाना शुरू कर दिया तो फसल से फल प्राप्त करने के लिए, अनाज प्राप्त करने के लिए, इनको उसका ध्यान रखने के लिए एक ही जगह पर रुकना पड़ा। जहां पर एक जगह पर रुकने लगे, फिर इनका धीरे धीरे वहीं पर समाज बसने लगा, फिर धीरे धीरे वो एक गांव में तब्दील हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि का विकास हुआ था। अब यहां पर दो क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है उत्तर पूर्वी इलाका जहां पर गारो देखने को मिलता है। अब आपका अगर आप मैप में देखोगे तो ये आपको पूर्वी इलाका मिलेगा, ठीक है, ये आपको उत्तरी इलाका मिलेगा, ये आपका पश्चिमी इलाका और ये आपका दक्षिणी इलाका। कहा जा रहा है उत्तर पूर्वी इलाका, यानी कि यहां पर, ठीक है, ये आपका जो गारो की पहाड़ियां हैं यहीं पर देखने को मिलती, गारो, खासी, जयंतिया तीनों यहीं पर देखने को मिलती है। तो यहां पर क्या है, उत्तर पूर्वी इलाका गारो में। दूसरा कहा जा रहा है, ये आपका गारो वाला इलाका हो गया। दूसरा कहा जा रहा है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, तो आपका मध्य भारत ये हो गया। और मध्य भारत में ये आपको विंध्य की पहाड़ियों की श्रृंखला देखने को मिलती है। तो विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कृषि का विकास हुआ था। जहां पर सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी जो आपका विंध्य वाला इलाका था, विंध्य पहाड़ी वाला इलाका था, यहां पर इसके उत्तरी इलाके में, यानी कि यहां पर सबसे पहले चावल को उपजाना आरंभ किया था इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, आज से लगभग 8-9 हजार साल पहले। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको समझ लो क्योंकि इस चीज का हम बहुत बार यूज करेंगे एनसीईआरटी पढ़ते समय, ठीक है, चाहे आपका क्लास 7 की हो, 8 की हो, 6 की हो, 12 की हो, हर क्लास के एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपको इस चीज़ का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ये जो मानचित्र आप देख रहे हो, तो मानचित्र में दक्षिण भारत, एक तो आपका हो गया दक्षिण भारत, हाँ दक्षिण भारत, जिसमें आपको आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका ये देखने को मिलते हैं। हाँ देखो, दक्षिण एशिया की जब भी हम बात करते हैं, देखो दक्षिण भारत में दक्षिण एशिया, जब भी सवाल किया जाए दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, याद रखना हमारा अखंड भारत आता था पहले। अब दक्षिण एशिया के जो भाग हैं वो उसमें आपको मिलता है आधुनिक भारत, ठीक है, जो कि आज के टाइम पर हमारा है। दूसरा पाकिस्तान, ये वाला इलाका, ठीक है, पाकिस्तानी इलाका। तीसरा मिलता है बांग्लादेश, ठीक है। चौथा मिलता है नेपाल और पांचवा मिलता है भूटान। छठा मिलता है श्रीलंका। ये जो आपको देश देखने को मिलते हैं, ये सभी के सभी देश दक्षिण एशिया का हिस्सा हैं, ठीक है, और पहले ये हमारे भारत देश का हिस्सा थे। तो मानचित्र में दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान आपका जो ऊपर वाला यहाँ पर मिलता है, दक्षिण एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। एक मानचित्र में दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया। हाँ, तो देखो दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी देश हैं उनको दर्शाया गया है। देखो इंडिकेट नहीं किया गया कि हाँ यहाँ पर आपको म्यांमार मिल रहा है, यहाँ पर आपको चीन मिल रहा है। वैसे आप सभी लोग जानते हो कि ये आपका चीनी इलाका है, ठीक है। नेपाल तो ये वाला है आपका, आप सभी लोग जानते ही हो। इसके अलावा अफगानिस्तान कहाँ पर है हम ये भी देख चुके हैं, ठीक है। म्यांमार आपका इधर साइड मिलता है, ठीक है। और भी देश हैं, ईरान भी आपको मिलता है। तो देखो ये सभी हमारे दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। अगर आप एक महाद्वीप को देखोगे तो महाद्वीप से हमारा दक्षिण एशिया का भाग जो है बहुत छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्री
समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों से बटो होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आपने कई बार नाम सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो बार बार इस शब्द का इस्तेमाल मिलेगा आपको, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझ लो, हमारा जो दक्षिण एशिया है, इस दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, दक्षिण एशिया को एक अलग उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ यह है चूंकि दक्षिण एशिया जो ये एक महाद्वीप नहीं है, ठीक है, एक महाद्वीप से बहुत छोटा है, लेकिन इसकी जो विशालता है और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा हुआ, यानी कि अलग है। जो हमारा बाकी का एशिया वाला इलाका है उससे दक्षिण एशिया जो है पहाड़ों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से या फिर पर्वतों के माध्यम से अलग है, ठीक है। होने के कारण ये थोड़ा सा बटा हुआ है, ठीक है, अलग है। इस वजह से दक्षिण एशिया को एक अलग उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना गया। अब एक बार हम मैप में देख लेते हैं कहां पर हुआ था। तो हमारा ये भारत देश का मैप है और इसमें अगर आप सिंधु नदी देखोगे तो ये आपको देखने को मिल रही है, सिंधु नदी, ठीक है। ये हमारी सिंधु नदी देखने को मिल रही है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, इनमें से एक आपको मिलती है झेलम, ठीक है, इसका नाम क्या है, झेलम। दूसरी मिलती है आपको कौन सी, चेनाब, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, चेनाब है। तीसरी मिलती है आपको रावी, ठीक है, रावी हो गई एक आपकी। चौथी मिलती है आपकी एक व्यास, क्या नाम है इसका, व्यास, ठीक है। पांचवी आपको मिलती है सतलुज, क्या नाम है इसका, सतलुज, ठीक है। ये 5 नदियां मिलती हैं जो कि हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी कहां पर है, ये वाली है, ठीक है। हम बेसिकली कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इलाका है यहां पर, ठीक है, इस पूरे इलाके में इतने बीच में आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। अब जो इन नगरों का विकास हुआ था तो इन नगरों में विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। इसी सभ्यता को हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब आपके मन में कंफ्यूजन हुआ कि हम हड़प्पा सभ्यता कहें या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो, हड़प्पा एक स्थल का नाम है और हड़प्पा स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए उन सभी स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। अब चूंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, इसके बाद में हड़प्पा स्थल के तरह मिले जितने भी स्थल मिले उन सभी स्थलों को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मतलब उस टाइम पीरियड के वैसे ही देखने वाले जितने भी स्थल मिले प्राचीन काल के, इस टाइम पीरियड के, उन सभी को एक सभ्यता का नाम दिया गया, जिस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जब बाद में देखा गया कि जितने भी स्थल मिल रहे हैं वो लगभग सारे के सारे स्थल सिंधु नदी के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम भी दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तो देख लिया कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारी गंगा नदी के किनारे भी तो नगरों का विकास हुआ था, यहां पर भी लोग रह रहे थे। अब इसके बारे में भी देखते हैं। तो गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। हम कह सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विकास गंगा नदी के और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था उससे पहले हुआ था, ठीक है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो था प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और आज मगध को हम बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हमारी गंगा नदी को, तो गंगा नदी कुछ इस तरह से ये बहती हुई आती है, ठीक है, इस तरह से बहती हुई आती है और फिर ये इधर जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है जो गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिण वाले इलाके में, यानी कि ये बहती हुई जा रही है और गंगा नदी के दक्षिण वाले इलाके में क्या है कि यहाँ पर एक प्राचीन काल में मगध साम्राज्य का विकास हुआ था, ठीक है। मगध नाम का एक साम्राज्य था जो कि प्राचीन काल में था और इसके जो शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और केवल इतना ही नहीं हुआ था। अगर आप मगध साम्राज्य को देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब अगर आप देखो तो बिंबिसार ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर ये आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। फिर इसका शासक धनानंद बना था। फिर उसको हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया, वहां पर राजा बना। इसके बाद में अगर उस टाइम पीरियड में देखोगे तो सर्वशक्तिशाली राज्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर ये मगध साम्राज्य देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसको अगर हम पूरा निचोड़ आपको बताएं, मतलब जो ये टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पूरी सभ्यता का, तो सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ पर नगरों का विकास हुआ था और आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास
नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास देखते हैं तो यहाँ पर आगे चल करके एक बहुत ही महान साम्राज्य का विकास हुआ था गंगा नदी के दक्षिणी वाले इलाके में। ठीक है, एक प्राचीन काल में मगध साम्राज्य का विकास हुआ था। इसके शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इन्होंने एक अपना विशाल राज्य स्थापित किया था और केवल इतना ही नहीं, देश के कई सारे हिस्सों में, ठीक है, ऐसे कई सारे राज्यों की स्थापना धीरे धीरे फिर आगे चल करके की जाती रही और कई सारे राज्य धीरे धीरे उठ खड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है देश का नाम। हमारे देश का नाम आज आप इंडिया या फिर भारत दोनों में से कोई भी बुला सकते हो, लेकिन इसका नाम ऐसे तो हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हमारे देश का नाम इंडिया या फिर भारत किसने रखा, अब इसका इतिहास भी यहां पर हम देख लेते हैं। तो आज हम हमारे देश को इंडिया या भारत के नाम से बुलाते हैं, लेकिन इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। ठीक है, किस शब्द से हुई है? इंडस। इंडस शब्द से हमारे इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था। क्या कहा था? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में रहने वाले पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। कहने का अर्थ यह है कि भाई आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ क्या, आपकी जो ये सिंधु नदी थी ऐसी बहती हुई आई थी। ठीक है, सिंधु नदी, तो क्या हुआ एक टाइम पर हमारे यहाँ पर आज से लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से, यानी कि इधर से, ठीक है, ईरानी और यूनानी लोग आए। ठीक है, जब ये लोग आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस नाम दिया। जब इन्होंने सिंधु नदी को ये नाम दे दिया तो सिंधु नदी को नाम देने के बाद में सिंधु नदी के दक्षिण में जो इलाका था, उस दक्षिण में जो इलाका था, भूमि प्रदेश था, इस भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया। ठीक है, अब हमने तो देख लिया कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। हमारे देश का एक और नाम है जो है भारत। क्या नाम है? भारत। ठीक है, भारत नाम हमारे देश का कैसे पड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था प्राचीन काल में। प्राचीन काल में क्या था? भारत नाम का प्रयोग किया जाता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति जिसका नाम है ऋग्वेद, इसमें भी देखने को मिलता है। और याद रखना, ऋग्वेद की रचना आज से 3500 साल पहले हुई थी। कितने? आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। और ऋग्वेद में ही आपको वर्णन मिलता है हमारे देश में। अगर आप देखोगे तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उत्तर पश्चिमी इलाके में, तो वहां पर रहने वाले लोगों के समूह के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। आगे चल करके फिर क्या हुआ, इस शब्द का प्रयोग भारत के रूप में, ठीक है, भारत के रूप में इस शब्द का प्रयोग हम हमारे देश के लिए करने लगे। ये इतिहास आपको इंडिया और भारत का देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है अतीत के बारे में हम कैसे जाने। अतीत यानी कि हमारा इतिहास, इतिहास के बारे में हम कैसे जाने, क्या क्या स्रोत मिलते हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो अतीत की जानकारी हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें एक स्रोत आपको मिलता है पांडुलिपि और दूसरा स्रोत मिलता है अभिलेख। तो सबसे पहले हम पांडुलिपि को देख लेते हैं कि भाई पांडुलिपि किसे कहते हैं, कैसे बनाई जाती है, एंड पांडुलिपि से हमको किस प्रकार के कौन कौन से इतिहास या फिर अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो पांडुलिपि जो है अतीत में यानी कि प्राचीन काल में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। यानी कि ऐसी पुस्तक जिसको हाथ से लिखा गया उसको कहा जाएगा पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू से निकलता है। देखो, मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का अगर आप अर्थ देखोगे तो कुछ चीज़ हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, स्क्रिप्ट तो आप सभी लोग आजकल इसका यूज़ बहुत अधिक देखते हो। मूवी की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उसकी पूरी स्टोरी को लिख दिया जाता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ यहाँ पर यह है कि हाथ से लिखा हुआ, यानी कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक, जिसे पांडुलिपि कहते थे। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्रों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देखो, पांडुलिपियाँ जो है, पांडुलिपियों के ऊपर लिखा जाता था, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। पर आज के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाई करें या फिर याद करें या फिर हम पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ नोट्स बनाएं तो कॉपी पर नोट्स बनाते हैं। और कॉपी आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और इस कॉपी को पेड़ों को काट करके उससे बनाया जाता है, कागज़ से बनती है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पहले कॉपी तो मौजूद थी नहीं। पहले क्या होता था, पहले इनके ताड़ के पेड़ होते थे। ठीक है, ताड़ के, आज भी ताड़ के पेड़ होते हैं। तो ताड़ के पेड़ के पत्तों को लाया जाता था, और पत्तों को लाने के बाद में उन पत्तों को काट करके स्पेशल तरीके से उनसे पांडुलिपि तैयार की जाती थी, और फिर उसके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, एक तो आपको एग्जांपल ये मिल जाता है। दूसरा एग्जांपल मिलता है, हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नाम का एक पेड़ था। इस पेड़ की छाल को विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र बनाए जाते थे, और उस भोजपत्र पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी। अब आप कहोगे कि छाल किसे कहते हैं, तो किसी भी पेड़ की खाल को, ठीक है, खाल को छाल कहते हैं। जैसे कि आप आजकल देखते हो आपके घर में प्लाई वगैरह का यूज होता है। ठीक है,
फोल्डिंग वगैरह आती हैं, गेट वगैरह प्लाई के आजकल ज़्यादा आने लगे, तो प्लाई में अंदर लकड़ी लगी होती है, ऊपर से देखोगे एक बिल्कुल स्लेट, ठीक है, एक मतलब लकड़ी का ही बिल्कुल मतलब आपको एक चादर सी ऊपर लगी देखने को मिलती है। वो जो चादर सी होती है वो लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे होते हैं, उनको छील कर बनाया जाता है, ठीक है। पूरी एक परत छील, जैसे आप देखते हो कागज़ होता है, ठीक है, किसी चीज़ की खाल उतार दो, ठीक है, उसी को छाल कहते हैं। तो आजकल प्लाई के ऊपर यूज़ होती छाल है, और छाल जो आजकल आती है वो ओरिजिनल क्वालिटी की भी नहीं होती है, ठीक है। कहीं कहीं पर छाल का यूज़ होता है, कहीं कहीं पर बुरादा से बनाई जाती है, उसका यूज़ होता है। तो अलग अलग तरीके से होता है। पहले क्या, पेड़ की छाल को निकाला गया स्पेशल तरीके से, और फिर उससे विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किए जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई पांडुलिपियाँ हमको किस प्रकार की जानकारी देती हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों से हमको प्राप्त होती हैं, ठीक है। मंदिर और बिहार जो होते हैं जैन धर्म के धार्मिक स्थल होते हैं जैन लोगों के, ठीक है। तो मंदिरों और बिहारों से हमको पांडुलिपियाँ प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि अगर आप पांडुलिपियों के बारे में कहते हो कि पांडुलिपियों से हमको कौन कौन सी चर्चाएं मिलती हैं, तो सबसे पहले धार्मिक मान्यताएं और व्यवहार कौन कौन से थे, इसके बारे में पांडुलिपियों में अच्छी खासी जानकारी दी गई। दूसरा, राजाओं का जीवन किस प्रकार से था, इसकी जानकारी मिलती है। तीसरा, उस समय कौन कौन सी औषधि का यूज होता था, वो जानकारी भी हमको औषधि किससे, पांडुलिपियों से प्राप्त होती है। और जो विज्ञान था, विज्ञान के बारे में भी। इसके अतिरिक्त, ठीक है, यहाँ पर महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, जिनके बारे में भी हमको जानकारियाँ पांडुलिपियों से प्राप्त होती है। ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि पांडुलिपियों को किसी एक भाषा में लिखा गया हो, कई सारी प्राचीन भाषाओं में इन पांडुलिपियों को तैयार किया गया था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल तीनों भाषाएं मतलब हैं जिनमें हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, प्राकृत भाषा किसे कहते हैं। देखो, प्राकृत भाषा आम जनमानस की भाषा थी, नहीं समझे। देखो, आपके समाज में इस टाइम पर जो भाषा बोली जा रही है वो आपके यहाँ की प्राकृत भाषा है। चाहे आप हिंदी बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, तेलुगु बोल रहे हो, या फिर खड़ी बोली बोल रहे हो, मगधी बोल रहे हो, जो भी भाषा आप अपने यहाँ पर बोल रहे हो वो आपकी प्राकृत भाषा है अभी आपके समाज की। यानी कि हम जिस भाषा में बोल रहे हैं ये हमारी अभी यहाँ की प्राकृत भाषा है, ठीक है। तो पांडुलिपियाँ जो लिखी मिली हैं ये संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में अधिकतर देखने को मिलती हैं। अगला, अब बात कर लेते हैं अभिलेख की। तो ये अभिलेख, हाँ, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ है। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर में नहीं दी गई थी बट मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। जो अभिलेखों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किस शासक ने अभिलेखों के माध्यम से जानकारी जनता को दी थी, प्रश्न ये बनता है। तो याद रखना, अशोक सम्राट एकमात्र ऐसा सम्राट था जिसने सबसे पहले, ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का एक तरीका खोजकर निकाला था, और अभिलेखों के माध्यम से जनता तक सबसे पहले इन्होंने ही जानकारी पहुंचाई थी, ठीक है। और अब इसे अशोक सम्राट का एक अभिलेख हमको देखने को मिलता है, कांधार से प्राप्त हुआ है, जो कि अफगानिस्तान में है। यहाँ पर अगर आप इस अभिलेख को देखोगे तो इस अभिलेख में यूनानी और आरामाइक दोनों ही दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में आपको इसमें लिखा हुआ मिलता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अभिलेख कहते किसे हैं, ठीक है, होता क्या है अभिलेख, इसको भी समझ लो। तो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते, उत्कीर्ण यानी कि खोद कर उसके ऊपर लिखा जाता हो। जैसे कि आपने मंदिरों में देखा होगा, मंदिरों के बाहर, मंदिरों के ऊपर या फिर मंदिरों के पास में पत्थर की स्लेट लगी होती है, और उस स्लेट के ऊपर बनाने वाले का नाम खुदा होता है कि भाई फला फला व्यक्ति के द्वारा फला फला सन में इतना दान देकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है, उसे कहते हैं अभिलेख। इसी प्रकार से धातु के ऊपर उत्कीर्ण करवा करके अभिलेखों की रचना की जाती है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें, ठीक है। होता क्या था, कभी कभी जो शासक वर्ग था वो अपनी जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए, ये अशोक के टाइम पीरियड से ही शुरू हुआ था। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए अभिलेखों का बहुत अधिक इस्तेमाल किया था, अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेख का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो शासक लोग क्या करते थे, अपने संदेश को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थर के ऊपर लिखवा देते थे और उसको जगह जगह पर गड़वा देते थे, ठीक है। तो ऐसा करते। कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों
सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया था। यानी कि केवल राजा ही इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, जो आम जनता थी जिसमें आपको स्त्री पुरुष देखने को मिलते, वो भी अपनी सूचना देने के लिए, ठीक है, अपने कार्यों का विवरण देने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि भाई देखते हो मंदिरों में भी अभिलेख लिखे मिलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जब कोई रोड बनती है आज के टाइम पर, कोई बड़ा नेता बनवाता है तो उस रोड के साइड में एक स्लेट लगवा देता है पत्थर के, उसके ऊपर लिखवा देता है कि इनके द्वारा इस सन में इसका निर्माण करवाया गया, इनका सहयोग रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है, पहले भी ऐसा हुआ करता था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको पुरातत्वविद कहा जाता है, ठीक है, पुरातत्वविद कहलाते हैं। अब इस चीज को भी समझो। देखो प्राचीन में काल में कई सारी वस्तुएं थी जो बनाई गई और बनाने के बाद में उनका यूज भी किया गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जान गए हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि इन सभी चीजों का अध्ययन कौन करता है? तो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है पुरातत्वविद, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर बन सकता है तो इसको याद रखना। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, ऐसी इमारतें जो प्राचीन काल में बनी हुई, बहुत पुराने खंडहर पड़े हों, उनका अध्ययन करते हैं। चित्रों, प्राचीन काल में गुफाएं जो थी उनमें बने हुए चित्रों का, इनका अध्ययन करते हैं। मूर्तियों का अध्ययन भी करते हैं, ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्रति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। यानी कि जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं ये खोज करते हैं कि भाई हमको प्राचीन वस्तु मिल जाए, और प्राचीन वस्तुएं जो इनको मिलती हैं उनके ऊपर ये गहन अध्ययन करते हैं और उनसे इस पूरे के पूरे इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पक्की मिट्टी, पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखो इतिहासकार ने पुरातत्वविदों को आज के टाइम पर जो स्रोत देखने को मिलते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पत्थर के स्रोत, ठीक है, पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख इनको मिल जाता है। इसके अलावा पक्की मिट्टी से बने हुए घड़े हो गए, या फिर कोई बर्तन बनाया गया हो, या फिर कोई अन्य चीज़ बनाई हो। ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो कठोर होती हैं और सख्त होती हैं, ये जल्दी नष्ट नहीं होती, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्राचीन काल के इतिहास को समझने के लिए। तो इतिहासकार इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई खाना पीना खाने वाली चीज़ है तो आज नहीं तो कल सड़ करके वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो प्राचीन काल की हमें नहीं मिल सकती है। कपड़े अगर पहनते थे तो वो भी समाप्त हो गए होंगे, वो भी हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ऐसी चीज़ें जो नष्ट होने वाली हैं वो हमें नहीं मिल सकती। आज के टाइम पर तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कठोर हैं, जो नष्ट काफ़ी लंबे समय तक नहीं होंगी। एक तो आपको मिलती है प्लास्टिक हो गया, ठीक है, एक तो हो गया प्लास्टिक, और इसके अलावा अगर आप देखोगे प्लास्टिक के अलावा आपको कांच देखने को मिलती है आज के टाइम पर। क्या है? कांच, ठीक है। कांच जल्दी नष्ट नहीं होता है, बहुत ही लंबे समय तक ऐसे पड़ा रहेगा। और भी कई सारी चीज़ें। तो प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो पत्थर हो गया, पक्की मिट्टी द्वारा बनेगी कोई वस्तु हो गई, या फिर कठोर धातु जैसे बनी हुई कोई वस्तु, जैसे सोने से बनी हुई कोई वस्तु है, चांदी से बनी हुई कोई वस्तु है, फिर तांबे से बनी हुई कोई वस्तु है। तो ये आज के इतिहासकारों को मिल जाता है और ये नष्ट नहीं होता जल्दी, इसलिए इससे जानकारी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। हाँ, इस चीज़ को समझे। सिवाय गेहूं है, अगर आप गेहूं को आमतौर पर ऐसे डाल दोगे, आज नहीं तो कल उस पर दीमक लग जाएगी और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लकड़ी को डाल दोगे वो भी खत्म हो जाएगी, आप पेड़ पौधों को डाल दोगे वो भी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। बट आप अगर किसी चीज़ को जलाकर उसका कोयला डाल दो, मैं गारंटी लेता हूँ लंबे समय तक पड़ा रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। लंबे समय तक कोयला वैसा ही बना रहेगा, वो बदल जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है, हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं ताकि पता चल सके कि उस समय के लोग जो थे वो क्या खाना खाया करते थे, क्योंकि यही हैं जो बच सकते हैं, ठीक है। हड्डियां बची रहती लंबे समय तक क्योंकि जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, और बाकी भोजन तो नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला वनस्पतियों के अवशेष, तो जो कि बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं, ये हमको प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा जो अन्न है, ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल है, तो ये जो जल गए थे, ठीक है, वो हमको प्राप्त होते हैं। कई बार क्या है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार किसान जो होते हैं वो अपनी फसल को जला देते हैं, ठीक है। फसल होने के बाद फसल को काट लिया, बची हुई जो पराली वगैरह होती है उसको जला दिया जाता है, और उसी में कुछ ना कुछ अनाज बचा रहता है जो कि जली हुई अवस्था वहाँ पर पड़ा रहता है, ठीक है। इसी तरह से पहले भी लोगों ने गलती से जल गया हो या फिर खुद से जलाया हो, तो ऐसे अनाज या फिर ऐसे अन्न के दाने भी आज हमको प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, जिनसे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी
हाँ, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज़ को। देखो, पांडुलिपियाँ हो गई, अभिलेख हो गए या फिर पुरातत्व, इन तीनों ही चीज़ों से जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है उसे कहा जाता है स्रोत। ठीक है, कि भाई ये स्रोत प्राप्त हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो सबूत। क्या कह सकते हो? सबूत। ठीक है, सबूत कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सुराग। ठीक है, 3 शब्द हमने आपको दे दिए, सुराग। ठीक है, 3 शब्द दे दिए। बेसिकली इस शब्द के मतलब इनके लिए स्रोत शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, पूरे चैप्टर में होगा। ठीक है, स्रोत शब्द का इस्तेमाल होता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार और तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते। बहुत ही एक अच्छा सीरियल आता था पहले, CID करके। ठीक है, CID करके एक सीरियल आता था, उसमें आपने देखा होगा एक ACP प्रद्युमन थे, ठीक है, और एक डॉक्टर सालुखे थे। ACP प्रद्युमन क्या करते थे? सुराग ढूंढ कर लाते थे, स्रोत ढूंढ कर लाते थे। ठीक है, और डॉक्टर सालुखे उसके ऊपर रिसर्च करते थे। ठीक है, ये सीरियल में आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से जो यहाँ के मतलब कौन जो पुरातत्वविद हैं वो क्या करते हैं? पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व, इन सभी चीज़ों को लेकर के आते हैं। ठीक है, ढूंढ करके लाते हैं। और जो इतिहासकार हैं, ठीक है, वो इनसे जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी को नाम दिया जाता है स्रोत। ठीक है, इतिहासकार और पुरातत्वविद दोनों ही लोग मिलकर के क्या करते हैं? इन स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जासूसों की तरह इन सभी स्रोतों का प्रयोग करते हैं सुराग के रूप में, और अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते अगला टॉपिक मिलता है अतीत एक या अन्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी समझ लो। इस पुस्तक के शीर्षक हमारी अतीत। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इसको डिस्कस किया था। हमारे इस चैप्टर का जो पूरी की पूरी किताब है, किताब का नाम है हमारे अतीत। ठीक है, हमारे शब्द जो है ये शब्द ये एक बहुवचन शब्द है। ठीक है, इसमें हमारे शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति भी है, वस्तु भी है, सभ्यता भी है, बहुत कुछ आ जाता है। तो अतीत शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में हुआ है, क्योंकि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषक जो थे, इनका जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, अतीत अगर आप देखोगे तो जो पशुपालक और कृषक का अतीत था वो राजाओं के अतीत से और रानियों के अतीत से बिल्कुल ही भिन्न था। राजा रानी का इतिहास देखोगे, एक पशुपालक और किसान का इतिहास देखोगे तो आपको दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप व्यापारी का और शिल्पकार का अतीत देखोगे, दोनों का इतिहास देखोगे तो दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। शिल्पकार जो थे वो चीज़ों को बनाते थे, व्यापारी बनी बनाई चीज़ों को खरीद कर बेच करके प्रॉफिट कमाते थे। तो इन सभी का इतिहास अगर आप देखोगे तो सभी के इतिहास में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। इसीलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है हमारे अतीत। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, किसान, कृषक अथवा पशुपालकों के बारे में देखोगे, जो पशुओं का पालन करते थे, खेती बाड़ी करते थे, संग्राहक थे, भोजन का संग्रह किया करते थे, या फिर मछुआरे थे या फिर शिकारी थे, इनके बारे में अगर आप देखोगे तो इनके कार्यों का लेखा जोखा हमको नहीं मिलता है। लेकिन जो उस समय के शासक थे वो अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। इस अपने साथ एक व्यक्ति रखते थे जो कि उनके इतिहास को लिखा करता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। देखो, जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है इस लेखे जोखे के माध्यम से। ठीक है, लेकिन जब हम जानने का प्रयास करते इन लोगों के बारे में जो अपने बारे में लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है पुरातत्व से, यानी कि उन स्रोतों से जो स्रोत से इनके बारे में जानकारी मिलती है, उन सबूतों से, उन मतलब सबूत ही कह सकते हैं, स्रोत कह सकते हैं। ठीक है, पुरातत्व की सहायता से हम इनके जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम काफ़ी कुछ जान भी चुके हैं और बहुत कुछ जानना भी बाकी भी है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आपको मिलता है तिथियों का मतलब क्या होता है। तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है, याद रखना।
देखो ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन तारीख थी, पहली तारीख, पहला महीना, पहली साल, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से ही हम तारीख की गणना करते चले आ रहे हैं। आप कहोगे कि ये तो हवाई यूरोपीय लोगों की तारीख थी, हमारे भारत में कुछ ऐसा नहीं था। तो देखो हमारे भारत देश में जो अशोक साम्राज्य का इतिहास था, अशोक सम्राट का, उस समय के इतिहास से हम तारीख की गणना करते चले आ रहे हैं, अशोक के टाइम पीरियड से, ठीक है। तो अभी हमारे, अगर आप हमारे इतिहास, हमारे टाइम पीरियड और ईसा मसीह के जो यूरोपीय लोग थे उनके टाइम पीरियड में अंतर देखोगे तो हमारा जो वर्ष चल रहा है 2080 चल रहा है, ठीक है। और अगर आप अंग्रेजों का वाला देखोगे जो आपका यूरोपीय देखने को मिलता है वो तो आपके सामने है ही, 2023 चल रहा है अभी, ठीक है। तो अंतर देखने को मिलता है, हम उनसे कई साल आगे हैं, लगभग 57 साल हम उनसे आगे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम कहें सन 2000 तो याद रखना 2000 वर्ष की बात की जाए, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 हो गए, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के लिए ईसा पूर्व यानी कि ईपू, ठीक है, ईसा से पहले के तिथियां ईपू के रूप में जानी जाती है, यानी कि ईसा पूर्व। हम बात करें अगर ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले तो 500 और 500 के बाद में ईपू लगाया जाएगा, 500 ईसा पूर्व, 500 ईपू ये लगाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईपू, ठीक है। जो ईपू है इंग्लिश में अगर आप कहीं भी लिखा देखोगे तो इंग्लिश में आपको बीसी लिखा मिलेगा और हिंदी में ईपू लिखा मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। अंग्रेजी में वहीं पर ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले जो वर्ष हैं उसके लिए बीसी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। और सेम हिंदी में कहते हैं ईपू यानी ईसा पूर्व और इंग्लिश में बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। आगे बढ़ते, कभी कभी तिथियों से पहले एडी, ठीक है, एडी लिखा मिलता है, एडी और हिंदी में ईसा, ठीक है, हिंदी में ईसा और इंग्लिश में एडी लिखा मिलता है कभी कभी हमको जब हम डेट्स देखते हैं उसमें। इसका अर्थ होता है एनो डोमिन, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ एनो डोमिन, ये एनो डोमिन नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा है 1989 ईसा, ठीक है, ईस्वी 1989 ईस्वी, तो अर्थ ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 1900 वर्ष हो गए, 1989 वर्ष से, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद 1989 वर्ष हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है, यानी कि ईस्वी का अर्थ ईस्वी हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद की जब हम गणना करते हैं तारीखों की तो हम इस ईस्वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि ये है, या फिर एडी का इस्तेमाल करते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की डेट की जब हम बात करें तो वहाँ पर बीसी या फिर ईसा पूर्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहीं कहीं पर क्या है कि बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है, ठीक है। और बीसीई का अर्थ जो है का अर्थ बिफोर कॉमन एरा होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं बीसी का इस्तेमाल कहीं कहीं पर आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं पर क्या है कि बीसी की जगह पर बीसीई का भी प्रयोग होता है। और बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। और कहीं कहीं पर जो आपने देखा यहाँ पर एडी, तो एडी की जगह पर सीई शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सी का अर्थ होता है कॉमन एरा, ठीक है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व भी आरंभ हुआ, ठीक है। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने इन तिथियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था ईसा मसीह की। इससे पहले हम वही अपनी पुरानी वाली अशोक सम्राट वाली जो तिथियाँ थी उनका इस्तेमाल करते आ रहे थे। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी क्या है कि अंग्रेजी अक्षरों में बीपी का प्रयोग देखने को मिल जाता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। अब आई होप कि जहाँ कहीं भी बीसी लिखा मिलेगा या फिर बीसीई लिखा मिलेगा या फिर एडी लिखा मिलेगा या फिर सीई लिखा मिलेगा तो इसका अर्थ आप समझ जाओगे कि क्या होता है। इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने कोशिश की कम से कम समय में कंप्लीट करने की, लेकिन चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा हो गया एंड इसमें काफ़ी टाइम भी लगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। हमारे 2 चैनल हैं, दृढ़ संकल्प एंड दृढ़ संकल्प 2.0। हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई एंड दृढ़ संकल्प पर हमने हिस्ट्री को छोड़ करके, हिस्ट्री तो वहाँ पर पहले से कंप्लीट है, ज्योग्राफी के अलावा साइंस और पॉलिटी, इन तीनों की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ज्योग्राफी की परसों से स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद में पॉलिटी की स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद में साइंस की भी हम क्लासेस 3-4 दिन के अंदर ही सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमिंग भी बता दी। हाँ, जो हमारी हिस्ट्री की यहाँ पर क्लासेस आएंगी उनकी टाइमिंग हम आपको बता दें। एक मॉर्निंग में 10 बजे
और एक शाम को 4 बजे। ये 2 टाइमिंग रहेंगी हमारी हिस्ट्री की क्लासेस की, जो कि यहाँ पर आएंगी। जिन लोगों ने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, एंड जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई भी सवाल है प्रिपरेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप अपने सवाल को पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर हमने कई सारे नोट्स के पीडीएफ अवेलेबल करवा के रखे हैं, तो जाकर के आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप हमको मैसेज करते हो तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है, देखो वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, हमारे चैनल पर क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के स्पेशल को बिल्कुल फ्री में लाया गया है। इसको ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को देखो, ठीक है। एनसीईआरटी के नोट्स जिसको लेने हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स ले सकता है। अदरवाइज हमने नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी, जिसके माध्यम से आप नोट्स को परचेस कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोगों ने हमारे जिससे पहले के नोट्स आए थे उनको परचेस किया, एंड मैं आपको बता दूं एक भी सिंगल नेगेटिव रिव्यू अभी तक नहीं आया है, सभी का पॉजिटिव रिव्यू ही आया है। एंड मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से मुझे हमेशा पॉजिटिव रिव्यू ही मिले, अपना 100% देने का प्रयास करता हूं। और ये नोट्स भी हमारे 100% बनाए, हमारी मेहनत के साथ में बनाए गए हैं, तो इससे लिए हम थोड़ा सा चार्ज भी लेते हैं। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, एंड मैसेज के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है आखेटा खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये हम डिस्कस करेंगे आज शाम को 4 बजे। तो शाम को 4 बजे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, और डेली 2 क्लासेस हिस्ट्री की होंगी, तो याद रखो और हमारे साथ में इसको डिस्कस करते हुए चलो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। देखिए आप लोग कमेंट कुछ भी ना करें, लेकिन जय हिंद जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।